हाँ भाई, तो देखिए सेकंड पार्ट में हम कुछ और मुख्य क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसके 2 टॉपिक और हैं, उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रसव के बारे में, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव। देखिए युग्मक फॉर्मेशन हमने देख लिया ना, फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमने देख लिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या सिस्टम होता है, कैसे रन होता है वो हमने देख लिया। और अब हम देखेंगे कि भाई डिलीवरी क्या है, प्रसव क्या है। तो देखिए भाई, मनुष्य में निषेचन से लेकर प्रसव तक 9 महीने 38 सप्ताह 266 दिन लगते हैं। इस काल को गर्भकाल, गस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप यही समझो, एक पहला क्वेश्चन कि भाई गस्टेशन पीरियड क्या है, गर्भकाल क्या है ना। तो इसको समझना कि भाई गर्भकाल क्या है। तो एक सिंपल सी परिभाषा बनती है कि भाई मानव में निषेचन से लेकर, जब निषेचन हो जाता है तब से लेकर डिलीवरी तक, प्रसव होने तक टोटल 9 महीने, या हम कह सकते हैं 38 सप्ताह, या हम कह सकते हैं 266 दिन। ये टोटल मत समझना, मेरा मतलब ये ऑब्लिक लगा हुआ है अथवा से। या तो आप महीने की बात करेंगे तो 9 महीने बोलेंगे, सप्ताह की बात करेंगे तो टोटल 38 सप्ताह, और दिन की बात करेंगे तो 266 दिन। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हो गई कि निषेचन से प्रसव तक इतना समय लगता है। इस लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं या गस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी की परिभाषा हो जाती है कि नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम प्रसव कहते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी परिभाषा चल रही है जो हमको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि 1 नंबर का कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वो आपसे पूछ ले कि मानव में गर्भकाल कितने सप्ताह का होता है, तो आप बोलेंगे 38 सप्ताह, है ना। आपसे पूछ ले कि भाई गस्टेशन पीरियड क्या है, तो आप सिंपली बता देंगे कि निषेचन से लेकर प्रसव तक जो समय होता है उसको हम गस्टेशन पीरियड बोलते हैं। आपसे पूछ ले पार्चुरेशन क्या है, सिंपली आंसर है कि नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है ये ना। नेक्स्ट, इसी में कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न संकेत गर्भाशय में हल्के संकोचन प्रेरित करते हैं। इसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। fetal ejection
रिफ्लेक्स। बात को जरा ध्यान समझिए। नेक्स्ट परिभाषा या मैं कहूँ नेक्स्ट डेफिनेशन इसी में प्रसव वाले टॉपिक में क्या है कि भाई जब गर्भ पूरा डेवलप हो जाता है तो गर्भ और अपरांत जो प्लेसेंटा होती है वो कुछ संकेत उत्पन्न करते हैं। जब शिशु का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है या मैं ये कहूँ कि पूरा गस्टेशन पूरा हो जाए, गर्भकाल जब कंप्लीट हो जाता है तो गर्भ से और अपरा से कुछ संकेत उत्पन्न होते हैं और वो संकेत क्या करते हैं, गर्भाशय में हल्की संकुचन उत्पन्न कर देते हैं या मैं कहूँ प्रसव पीड़ा। ठीक है, तो हल्के संकुचन जब होते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या इंग्लिश में मैं कहूँ फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि भाई गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है। एक सीधा सा आंसर है कि अपरा और गर्भ से ऐसे संकेत उत्पन्न होना जो गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करें, जिससे क्या होगी, डिलीवरी होगी, प्रसव प्रक्रिया होगी। ठीक है, उस घटना को या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप ये सभी जानते ही हैं, ऑक्सीटोसिन इसे तीव्र करता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो इन संकोचन को क्या करता है, तीव्र करता है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ स्कोपियस ग्रंथि में कि प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करता है ऑक्सीटोसिन। तो एक सिंपली आप बात समझो कि सबसे पहले तो गर्भ और अपरा संकेत करते हैं जिससे हल्के संकोचन स्टार्ट होते हैं और जब ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है तो पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है जो इस संकोचन को तीव्र कर देता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो एक नोट में आपको एक शब्द मिलेगा, डॉक्टर प्रसव पीड़ा के लिए मिसोप्रेस्टोल या पिटोसिन। जो डॉक्टर होते हैं ना, जब किसी फीमेल को प्रसव पीड़ा नहीं होती है और डिलीवरी का टाइम हो जाता है और प्रसव पीड़ा नहीं होती तो डॉक्टर क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से मिसोप्रेस्टोल या पिटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन के ही रूप हैं, तो मिसोप्रेस्टोल या पिटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कृत्रिम रूप से हम प्रसव पीड़ा स्टार्ट करते हैं, है ना। नेचुरली जो प्रसव पीड़ा होती है वो तो ऑक्सीटोसिन से होती है और कृत्रिम तरीका से डॉक्टर क्या करते हैं, मिसोप्रेस्टोल या पिटोसिन इंजेक्शन लगाकर कृत्रिम रूप से प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ये जो प्रत्येक पॉइंट था वो किसका था, पार्चुरेशन का यानी कि प्रसव का। तो प्रसव वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। आपको क्या क्या याद रखना है, अरे वो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रसव प्रक्रिया को समझाइए। मैंने जो इसमें आपको पॉइंट बताया ना वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे उसने एक नंबर दे दिया कि गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है, ठीक है, हाँ, गर्भकाल क्या है, प्रसव क्या है, ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछेगा इस टॉपिक से। तो पॉइंट वाइज ही हमको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सभी को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, उनको आप विशेष तरीके से याद रखना है क्योंकि एक नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। डिलीवरी का टाइम, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कि पार्चुरेशन क्या है, गर्भकाल क्या है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो प्रसव पीड़ा स्टार्ट करता है, ठीक है, हाँ, और डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करते हैं इसमें, तो आप ये सारी बातें याद रखना। तो ये तो हुआ प्रसव। अब लास्ट जो टॉपिक है वह है दुग्ध श्रावण।
जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन। क्या कहते हैं? लैक्टेशन। तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम लैक्टेशन कह रहे हैं, इस टॉपिक में कुछ मुख्य बातें, वही पॉइंट है, फिर इसमें भी 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। कि देखिए, प्रोलैक्टिन व अपरा द्वारा स्रावित ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक हार्मोन दुग्ध संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन प्रसव के बाद दुग्ध स्रावण करवाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं और उन 2 पॉइंटों का आप मतलब समझो कि ये 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं। देखिए कि जब फीटस 5 सप्ताह का हो जाता है, या मैं कहूँ 1 महीने का हो जाता है, जो गर्भ होता है, गर्भ में जो छोटा शिशु होता है, फीटस जिसको कहते हैं, जब वो 5 वीक का हो जाता है ना, तब से और डिलीवरी तक, प्रसव प्रक्रिया तक, पार्चुरेशन तक, पीयूष ग्रंथि, अब आप सभी जानते हैं ना, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि 29 चैप्टर में मैंने आपको बताया है। इसको दुग्धजनक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन भी हमने नाम दिया था ना, लैक्टोजेनिक, याद आ रही है ना बात? तो 5वें सप्ताह, अच्छा इसका भी तो पीयूष ग्रंथि करती है। इन दोनों का अंतर समझो आप। 5वें सप्ताह से प्रसव तक पीयूष ग्रंथि प्रोलैक्टिन, और जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा तो आप जानते हैं ना, ऐसी नाल जिससे शिशु गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़े, उसको हम अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जरायु कहते हैं, है ना। तो पीयूष ग्रंथि तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जो अपरा होता है वो एक हार्मोन जिसको HCST कहते हैं, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक। ये हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक। ये दोनों हार्मोन उस फीमेल की दुग्ध ग्रंथियों में कब, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसका जो फीटस होता है वो 5 सप्ताह से हो जाता है, तो उस समय ये दोनों हार्मोन उसकी दुग्ध ग्रंथियों में दूध का निर्माण करवाते हैं, केवल दुग्ध का संश्लेषण करवाते हैं। ठीक है, अभी दुग्ध का संश्लेषण हुआ है, दुग्ध निर्मित हुआ है ना। और जब डिलीवरी हो जाती है तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को निकलवाने के लिए, बात समझो, दुग्ध का निर्माण करवाया था कौन से हार्मोन ने? दोनों हार्मोनों ने। लेकिन डिलीवरी के बाद शिशु जब स्तनपान करता है तो स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध निकलता है वह दुग्ध कौन से हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। कौन से हार्मोन से निकलता है? ऑक्सीटोसिन। तो इन दोनों का क्या कार्य है भाई? प्रोलैक्टिन तो दुग्ध का संश्लेषण करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन दुग्ध का स्रावन करवाता है। और ऑक्सीटोसिन का एक और क्या काम था? प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करना। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे यहाँ पर पार्चुरेशन, लैक्टेशन में।
है ना। दो क्वेश्चन है ये मानो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, प्रसव के बाद प्रथम बार स्रावित हल्के पीले दुग्ध को प्रथम स्तन्य, खीस, कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें IgA प्रतिरक्षी होती है जो शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो लैक्टेशन में ये हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई बार क्वेश्चन बन के आया है। अब वो क्या क्वेश्चन है वो आप समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि खीस नाम सुनाई दे रहे हैं तीन, प्रथम स्तन्य, खीस या कोलोस्ट्रम। वो आपसे पूछ लेता है कि खीस की उपयोगिता क्या है, खीस की उपयोगिता क्या है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कोलोस्ट्रम क्या है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो बस लाइन पढ़नी है। आप इतना समझो कि डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट टाइम दुग्ध स्रावित होता है, आपने देखा होगा जब भी गाय भैंस प्रसव करती है तो उसका जो फर्स्ट टाइम का दुग्ध होता है उसको हम नहीं यूज करते, कुत्ते वगैरह या उसके बछड़े वगैरह को पिला देते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा ना। मैं आपको बता दूं कि प्रथम बार का जो दुग्ध होता है, मैं गाय भैंस की बात कर रहा हूं, मानव का तो मानव ही जो शिशु होता है उसको ही पिलाया जाता है। गाय भैंस का जो फर्स्ट टाइम का दुग्ध होता है ना, उस दुग्ध को अगर हम फुल मतलब झिककर अगर हम बछड़े को पिला दें ना तो उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है, वो कमजोर नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चा बीमार हो जाएगा, ये है इस पर ये दूध झिलेगा नहीं, ऐसे करते हैं ना, ये गलत है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप फुल कैपेसिटी में उसको पिलाएं, लेकिन अधिकतम मात्रा में उस दूध का पान हमको कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए भाई, अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी IgA होती है जो इस बच्चे को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अभी आप निष्क्रिय सक्रिय शब्द को छोड़ दीजिए, अभी आप नहीं समझ पाएंगे निष्क्रिय सक्रिय क्या है, ठीक है। मैं इसको अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि निष्क्रिय इम्यूनिटी क्या है और सक्रिय इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी ना। हाँ, तो इतना याद रखो तुम। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट टाइम दुग्ध स्रावित होता है, या मैं ये कहूं कि कुछ दिन तक जो दुग्ध का स्रावन होता है, उस दुग्ध को हम या तो प्रथम स्तन्य कहते हैं, या उसको खीस कहते हैं, और या उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोलोस्ट्रम क्या है, तो आप कह देंगे प्रसव के बाद प्रथम स्रावित दुग्ध को हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या था भाई, IgA। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि खीस की उपयोगिता बताइए। अब आप क्या कहेंगे कि खीस बच्चों में, या आप शायद डायरेक्ट बोलेंगे खीस में इम्यूनोग्लोबिन IgA होती है जो इनमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो इसका उपयोगिता ही तो है खीस की, नहीं आई बात समझ में। इसका बेनिफिट ही तो है कि ये इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन A होता है जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
तो ये भी हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। बात समझ में आ रही है कि भाई खीस क्या है, कोलोस्टम क्या है, परिभाषा भी आप बता देंगे और उपयोगिता भी आपको पता चल गई। या आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले कि कोलोस्ट्रम में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो IgA होती है। कैसे भी क्वेश्चन बना दे, हमें तो अपने टॉपिक से मतलब है। क्लियर है? तो 34 चैप्टर के ये हमारे टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। अब इसका एक लास्ट आरेख बचा हुआ है, और वो आरेख किसका है? रज चक्र का। किसका है भाई? रज चक्र का। तो उसका आरेख भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक छोटा सा हम इसका आरेख बनाते हैं। इस आरेख में आपको क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में हम 4 कॉलम बनाएंगे समान, ठीक है, और एक बीचों बीच में लाइन। ठीक है भाई? अब देखिए, यहां पर हमने दिन 0, 7, 14, 21, 28। हमारा जो रज चक्र होता है वो कितने दिन का होता है? 28 डे का होता है। तो 7 दिन के हिसाब से अपने ये 4 अंक यहाँ पर आ जाएंगे इस प्रकार, 0 दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां दिन और 28वां दिन, है ना? अब आप समझना, ये तो रज प्रावस्था वाला कॉलम हो गए, है ना? और इसको हम लेंगे पुटकीय प्रावस्था वाला, ये बीच जो वाला कॉलम है ना, और ये हमारे हार्मोन वाले रहेंगे। तो आप समझना, देखिए, देखो इस नीचे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम लेयर आपको बनानी है। ठीक है? तो मैं आपको बताऊं, चलो पहले मैं बना देता हूं। देखो, ये आपको इस प्रकार की जो संरचना दिखाई दे रही है उसका आप मतलब समझना कि भाई 0 में दिन जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो पूरी परिपक्व होती है, पूरी बड़ी होती है, मैच्योर होती है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करना प्रारंभ कर देती है, झड़ना प्रारंभ कर देती है। तो 5वें दिन तक ये बिल्कुल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ अपने उच्च लेवल पर थी 0वें दिन, तो ये 5वें दिन तक बिल्कुल नष्ट हो जाती है, बहुत कम रह जाती है ना? बात समझ में आ गई? अब 6वें दिन से कौन सी प्रावस्था चालू होती है, पुटकीय प्रावस्था। तो उस समय ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियम बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होने लग जाता है, स्रावण। तो धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है दिनों के हिसाब से। और जो 21वां दिन होता है ना, इस दिन हमारी कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का, तो वो इस एंडोमेट्रियम को पूरा क्या कर देती है, मैच्योर कर देती है, या पूरी एंडोमेट्रियम का निर्माण कर देती है। तो 28वें दिन तक ये एंडोमेट्रियम दोबारा से बन जाती है। अब दूसरा रज चक्र चलता है, तो ये अभी जो एंडोमेट्रियम है वो पूरी है, अब वो दोबारा से झड़ने लग जाएगी, फिर ये बढ़ने लग जाएगी। अब ये बात समझ में आ गई आपको निचले वाले कॉलम की?
अरे जब आप नोट्सों में या बुक में डायग्राम देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहला जो कॉलम आपको इस प्रकार दिखाई देना वो समझ लेना वो एंडोमेट्रियम का है ना। अब जो सेकंड कॉलम है इसमें हम अपने हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 4 हार्मोन है इसमें, और वो 4 हार्मोन देखो, एक तो एफएसएच है, एक एलएच है, एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन है। ये 2 हार्मोनों का जोड़ा, ये 2 हार्मोनों का जोड़ा। ठीक है, आप कोई से भी हार्मोन यहाँ पर रख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एफएसएच और एलएच ले लेता हूँ। अब आपकी दिमाग लगाना, जो एफएसएच हार्मोन होता है वो एलएच से पहले स्रावित होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप। अरे भाई 6वें 7वें दिन से ही एफएसएच का स्रावन हो जाता है, एलएच तो 13वें 14वें दिन ज्यादा स्रावित होता है, याद है ना आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एफएसएच बनाएं तो एफएसएच स्टार्टिंग में बिल्कुल ही कम होता है क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है 5वें दिन तक। तो 6वें 7वें दिन इसका लेवल बढ़ता जाता है और 13-14वें दिन बहुत ज्यादा होता है और लास्ट में बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है ना। एलएच जो होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, 6वें 7वें 8वें दिन भी इसका कोई काम नहीं है, इसका लेवल कम ही चलेगा किससे, एफएसएच से। लेकिन 13वें दिन 14वें दिन तो ये उच्च स्तर पे होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ। और फिर इसका लेवल कम हो जाता है। अच्छा यहाँ तो इससे ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हाई लेवल पर 13वें 14वें दिन कौन सा हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन। तो ये 2 लाइन भी अब आपको समझ में आ जाएंगी जब आप बुक में देखेंगे तो। ठीक है, अब पुटकीय प्रावस्था वाले कॉलम पे आइए आप। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपकी पुटिका थी, प्राथमिक पुटिका बन गई, ऐसी तो चल रही थी। प्राथमिक पुटिका से भैया हो ग्राफियन पुटिका बन गई। बताओ 13वें दिन तक आ रही है नहीं आ रही लगभग, तो ग्राफियन पुटिका बन जाती है ना 13वें दिन। 14वें दिन क्या होगा, ओवुलेशन। याद कीजिए आप, 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन। तो आपकी जो ये ग्राफियन पुटिका है उससे आप द्वितीयक oocyte को ऐसे बाहर निकाल दीजिए, ये ओवुलेशन हो गया। 21वें दिन क्या बन जाती है भैया, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है ना। और कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो बताओ ये भी आपको कॉलम समझ में आ गया होगा। वो आपसे रज प्रावस्था का आरेख पूछेगा, बात समझ में आ रही है। तो आरेख हम बनाते हुए चल रहे हैं। हमने 4 कॉलम बनाए थे और बिल्कुल बीचों बीच में से इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट कॉलम में हमने एंडोमेट्रियम को शो किया है, सेकंड कॉलम में हमने एफएसएच एलएच के लेवल को देखा है और उसी हिसाब से हमने इसको लेवल इसके कम और ज्यादा कर दिए। तीसरे में हमने जो पुटकीय प्रावस्थाएं थी उनको शो किया है उसी हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अब लास्ट जो है उसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। अब आप सभी को पता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन 6वें दिन से निकलना प्रारंभ हो जाता है ना, प्रोजेस्टेरोन तो नहीं होता। तो ये जैसे यहाँ पर आ जाए तो इसका लेवल थोड़ा हम बढ़ा देंगे, है ना। ये यहाँ तक चलता ही है, ये तो हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एक बात मुझे बताओ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही कम होता है स्टार्टिंग में, इसका कोई मतलब ही नहीं है 14वें दिन तक। बताओ है क्या मतलब, आप मुझे बता दीजिए। 14 दिन तक इसका कोई मतलब है क्या प्रोजेस्टेरोन का, नहीं है, क्योंकि रिलीज ही नहीं होता। कब रिलीज होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाए। कॉर्पस ल्यूटियम कब बन रही है, लगभग 20 में 21वें दिन में। तो 20-21 दिन पर इसको लाकर आप इसका लेवल ज्यादा कर दीजिए।
देखो 21वें दिन पे इसका लेवल हमने ज्यादा कर दिया है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ लिए गए कि LH हार्मोन कौन से दिन अधिकतम होता है, तो 13वें दिन LH हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सा, दो क्वेश्चन आप याद रखना। एक तो FSH और LH 13वें दिन अपने हाई स्तर पर रहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन 21वें दिन अपने हाई स्तर पर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रज प्रावस्था का क्या, आरेख। बात समझ में आ गई। अब आप इस आरेख को बुक में देखना या नोट्सों में देखना और फिर इसको एक बार समझने की कोशिश करना। इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल आप डायग्राम देखो और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और आप इसको तुरंत ड्रॉ कर देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे ना। और इसका जो नामकरण है आप या तो ये रहने दीजिए या आपकी बुक में है, आप उस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे अंडोत्सर्ग प्रावस्था है, ये स्रावी पुटकी है, हार्मोनों का स्तर आदि वगैरह ना, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जो आज हमारी कंप्लीट है वो 3rd यूनिट कंप्लीट है, जो 5 नंबर की है। तो बहुत ही नॉर्मल से इसमें चैप्टर है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कल हम अपनी यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे।